नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपका और श्रोताओं को नमस्कार। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें जहां 2020 विश्व कप पर टिकी हैं, वहीं पर बैडमिंटन, मुक्केबाजी और टेनिस से भी ढेर सारा एक्शन है। लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। 2020 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को दी 8 विकेट से मात। शारजाह में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया निर्णय। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए किया आवेदन। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में समीर वर्मा दूसरे दौर में और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रोहित मोर ने जीत के साथ किया आगाज। सबसे पहले बात करते हैं 2020 क्रिकेट विश्व कप की। दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप 1 के मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। 144 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 19वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले वेस्टइंडीज ने 8 विकेट पर 143 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के लिए रस वैंडर डसन ने नाबाद 43 और एडन मार्करम ने नाबाद 51 रन की पारी खेली। रीजा हेंड्रिक्स ने 39 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से अकील हुसैन ने 1 विकेट लिया। इससे पहले वेस्टइंडीज ने 8 विकेट पर 143 रन बनाए थे। एवन लुइस ने 56 रन का योगदान दिया था और दक्षिण अफ्रीका की ओर से ड्वेन प्रिटोरियस ने 3 और केशव महाराज ने 2 विकेट हासिल किए थे। धर्मेंद्र, 2020 लीग दुनिया में जहां जहां भी खेली जाती है, वहां वेस्टइंडीज के खिलाड़ी चमकते हैं। कागज के शेर विश्व कप में ढेर। ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि मौजूदा चैंपियन है। पिछली बार उन्होंने जिस तरह से 2016 में टूर्नामेंट जीता था और वो सभी को याद है कि किस तरह से कार्लोस ब्रेथवेट ने 4 छक्के लगाए थे वेन स्टोक्स पर, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि वो कागज के शेर हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे आक्रामक बल्लेबाज हैं, लप्पेबाज हैं, लेकिन उनकी रणनीति सही नहीं है। किसी हद तक अगर आप दुबई या अबू धाबी या शारजाह की पिचों को देखें तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा नहीं है कि आप शुरू से आओ और लप्पेबाजी करना शुरू कर दो। आपको रुक कर खेलना होगा, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। कोई ना कोई ऐसा प्लेयर आपके पास होना चाहिए जो पारी को संवार सके। ये मेरी समझ में नहीं आता कि रोस्टन चेज उनके पास एक ऐसा बल्लेबाज है कि जो कि तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर आके पारी संवार सकता है। उसको अंतिम एकादश में जगह नहीं दे रहे हैं। आज वही काम लेंडल सिमंस ने करने की कोशिश की, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट लगभग 50 के आसपास का था और मुझे नहीं लगता कि ये आजकल कोई टेस्ट में भी इस तरह के स्ट्राइक रेट को स्वीकार कर पा रहा हो। ऐसे में टीम पर दबाव बनता है। 2 मुकाबलों में 2 में हार वेस्टइंडीज के लिए मौजूदा चैंपियन है। ये ग्रुप ऑफ डेथ भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कमजोर टीम है। ऐसे में आगे का सफर बहुत कठिन हो गया। निश्चित तौर पर ये पहले ही, अगर आप जब तक क्वालिफायर्स नहीं हुए थे तब तक ये था कि भाई श्रीलंका और बांग्लादेश में से कोई एक टीम यहां पहुंचेगी। दोनों इसी ग्रुप में आ गई हैं और दोनों को ये कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी समय कैसे भी उलटफेर कर सकती हैं। पहले ही इसमें ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज था, अफ्रीका था, तो ऑलरेडी ये ग्रुप ऑफ डेथ पहले ही बना हुआ था। और इन दोनों के आने से मतलब ये है कि आखिरी मैच तक आप ये नहीं सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं कि आपकी टीम आगे बढ़ेगी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज के लिए आप सेमीफाइनल तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, विशेषकर इन दोनों का जिस तरह से अभी तक प्रदर्शन रहा है, या जो भी इन दोनों की ये कह सकते हैं कि टीमें हैं, या जिस हिसाब से आगे चल रहे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने आईपीएल में इनके खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, लगता है कि कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं धर्मेंद्र। कैरन पोलार्ड हैं, ड्वेन ब्रावो हैं, क्रिस गेल हैं, एवन लुइस हैं, आंद्रे रसल हैं। बल्लेबाजी 9वें नंबर तक है, लेकिन बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तो 2 अंकों में ही टीम सिमट गई और यहां भी जैसे तैसे 140 का आंकड़ा। 3 मुकाबले बचे हैं वेस्टइंडीज के नजरिए से देखें। इनको श्रीलंका से खेलना है, बांग्लादेश से खेलना है और ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। 3 में 3 जीत, वो भी नेट रन रेट। क्या रणनीति होगी अगले मुकाबले में? मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपके बल्लेबाज आपके पास ऐसे हैं कि बिग हिटर हैं, तो सिर्फ बड़े शॉट खेलने पर ध्यान दें। कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, आपको स्पिनरों को संभल के खेलना होगा, आपको विशेषकर 7वें से और 12वें ओवर के बीच विकेट बचाए रखने होंगे, जिससे कि जो कह सकते हैं ना कि पोलार्ड, ब्रावो और
रसेल के लिए जो आखिर में जो डेथ ओवरों के लिए एक मंच तैयार करना होगा कि जो कि अभी तक उनको नहीं मिला है। दोनों मैचों में हुआ कि आपको शुरू में या तो बहुत धीमी शुरुआत मिली या फिर आपके विकेट गिर गए, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसका दबाव इन खिलाड़ियों पर पड़ा। तो अगर शुरू में आपके 10 या 12 ओवर तक आपके 100 रन बन जाते हैं, आपके विकेट बचे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक कह सकते हैं कि जो जिस बिग हिटर के लिए वो जाने जाते हैं, उसका वो अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की ये पहली जीत है। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद टीम ने वापसी की है, लेकिन अब क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें शारजाह पर टिकी हैं और भारतीय खेल प्रेमी भी इस मुकाबले पर नजर बनाए हैं। पहले हमने बताया कि पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और वो पहले गेंदबाजी करेगा। काफी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है धर्मेंद्र। अगर भारतीय नजरिए से इस मैच को देखें, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो शायद न्यूजीलैंड के साथ हमारा डू एंड डाई मैच होगा। अगर उलटफेर इस ग्रुप में नहीं हुए तो इस मुकाबले की बात करें तो बढ़े हुए मनोबल से पाकिस्तान की टीम उतरेगी। देखिए, दोनों नजरिए से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक बड़ा बोझ अपने से उतार दिया, और जब आप पर से बोझ उतर जा सकता है तो आप आज जो कहते हैं ना कि आप आत्ममुग्धता में भी जी सकते हैं। आप इस थोड़ा मैच को किसी तरह से अगर थोड़ा भी हल्के से लेते हैं तो ये विश्व कप है, इसमें थोड़ी सी भी ढील आप पर भारी पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो ठीक है मनोबल बढ़ा होगा, लेकिन आप न्यूजीलैंड को कमजोर करके नहीं आंक सकते हैं। उनके पास स्पिनरों के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। विलियमसन है कि जो अगर टिक कर खेल जाते हैं और 20 ओवर तक अगर वो खेल जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बाबर आजम ने कहा भी कि मैंने सभी खिलाड़ियों से कहा कि आप भारत के बाद जश्न मनाइए, जीत का जश्न, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि हम यहां विश्व कप जीतने आए हैं, न कि सिर्फ भारत के साथ मुकाबला जीतने। आपने न्यूजीलैंड की बात की। टिम साउदी खेल रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, इश सोढी और मिचेल सैंटनर के रूप में उन्होंने 2 विशेषज्ञ स्पिनर खिलाए हैं। जिमी निशम भी हैं। उनके लिए एक बुरी खबर यह आई कि लॉकी फर्ग्यूसन चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और एडम मिलने अब न्यूजीलैंड के साथ जुड़ेंगे। न्यूजीलैंड भी इस मुकाबले को वैसे ही देख रहा होगा कि दबाव से बचना है तो ये मुकाबला जीता जाए। ये हर किसी टीम के लिए, क्योंकि जो भी टीम ये इस तरह का ग्रुप है कि बाकी जो 3 टीमें हैं वो बहुत कम, कह सकते हैं कि बहुत कमजोर नहीं, आप अफगानिस्तान को कमजोर नहीं मान सकते, लेकिन स्कॉटलैंड और नामीबिया ऐसी टीमें हैं कि जिनके खिलाफ आपकी जीत सुनिश्चित मानी जा सकती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान यहां पर न्यूजीलैंड को हरा देता है, न्यूजीलैंड भारत को हरा देता है, तो भारत के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अगर फिर भारत न्यूजीलैंड को हरा देता है, जो अगर आज वो हार जाता है, तो फिर न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इन 3 टीमों के बीच मुख्य मुकाबला है। वैसे में अफगानिस्तान अगर 1-2 उलटफेर कर देता है तो पूरे समीकरण बदल सकते हैं। पूरा समीकरण बदल सकते हैं। आज एक और घटना हुई है धर्मेंद्र जी, जो दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का मुकाबला हुआ उसमें क्विंटन डिकॉक नहीं खेले। बाद में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने यह बताया कि क्विंटन डिकॉक ने जो नस्लीय टिप्पणियां होती हैं उसके विरोध में जो मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ी घुटने के बल बैठते हैं, क्विंटन डिकॉक ने कहा यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने उसे इस मैच के लिए बाहर कर दिया और उम्मीद है कि शायद वो अब इस टूर्नामेंट में नहीं खेलें। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये अगर टीम निर्णय है, अगर कोई बोर्ड किसी एक कोई फैसला करता है, कोई नीतिगत फैसला करता है, तो बोर्ड से बंधे होते हैं खिलाड़ी, उनको वह मानना चाहिए। अगर बोर्ड यह कहता है कि हाँ ये आपका व्यक्तिगत फैसला है कि आप इसमें शामिल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं अगर दक्षिण अफ्रीका का कहें तो वहां जिस तरह से टीम संयोजन में या टीम में एक आरक्षण की नीति है कि इतने अश्वेत खिलाड़ी टीम में होने ही चाहिए, तो कुछ खिलाड़ी उससे प्रभावित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिकॉक के दिमाग में वो बात बैठी होगी कि ये कुछ ऐसी चीज है कि जो उनके खेल को प्रभावित कर रही है। तो जी बिल्कुल, और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि वो एक और बयान जारी करेगा और क्विंटन डिकॉक पर स्थिति स्पष्ट करेगा। कल 2020 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को बुरी तरह मात देते हुए 130 रनों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 10.2 ओवर में सिर्फ 60 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। स्कॉटलैंड की ओर से जॉर्ज मंसी ने सर्वाधिक 25 रन बनाए। टीम के 5 बल्लेबाज तो शून्य पर ही आउट हो गए। अफगानिस्तान की ओर से मुजीबुर रहमान ने 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि राशिद खान ने 9 रन देकर 4 विकेट चटकाए।
जितना मजा अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को देखने में आया, उससे भी ज्यादा शानदार गेंदबाजी उन्होंने की। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्कॉटलैंड को वो क्रिकेट का ककहरा सिखा रहे हैं कि आपने 3 मैच क्वालिफायर में जीत लिए, वो सिर्फ एक फ्लूक था और अभी आपका जो मुकाबला हुआ है असली खिलाड़ियों से इस समय मुकाबला है और तीनों विश्व स्तरीय उनके स्पिनर हैं। जी बिल्कुल, मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीबुर रहमान, और ये तीनों स्पिन तिकड़ी जो है वो इस ग्रुप में उलटफेर करके समीकरण भी बदल सकती है। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी आज द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने अप्लाई किया है। द्रविड़ इस समय नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख हैं। मिस्टर डिपेंडेबल को कोच बनाए जाने पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी का कार्य संभालने के लिए वीवीएस लक्ष्मण या अनिल कुंबले में से किसी एक को चुना जा सकता है। एनसीए में गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे और फील्डिंग कोच अभय शर्मा पहले ही आवेदन कर चुके हैं। पूर्व भारतीय विकेटकीपर अजय रात्रा ने फील्डिंग कोच के पद के लिए अप्लाई किया है। जितना मीडिया से बातें सामने आई और राहुल द्रविड़ का जो स्ट्रेचर है, जो उनका ऑरा है, उसको देखकर लगता है कि आवेदन करने का मतलब कि कोच बनना तय है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इससे पहले उनकी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से बात हुई होगी, उनके सचिव जय शाह से बात हुई होगी कि अगर वो आवेदन करेंगे तो वो कुछ गारंटी भी चाहेंगे। तो जैसे आपने कहा कि उनका कोच बनना सुनिश्चित है, क्योंकि वो लगातार एनसीए में काफी समय से अंडर 19 टीम के साथ हैं और अभी जब भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी तो कोच के रूप में वहां गए थे, तो उनको कोचिंग का अनुभव है। कुछ खिलाड़ियों के नाम पहले बीच में चर्चा में थे, 3 खिलाड़ी मुख्य रूप से चर्चा में थे, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़। तो जैसे आपने कहा कि कहीं न कहीं कुंबले या लक्ष्मण को सौंपी जा सकती है एनसीए की कमान, और राहुल द्रविड़ को क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी कोचिंग का अनुभव हो गया है तो उनको इसलिए मुझे लगता है कि बोर्ड चाह रहा है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि बोर्ड ने पिछले कुछ समय से एक तरह से विदेशी जो हमारे कोच हैं उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। टॉम मूडी लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भारतीय कोच नहीं बन पा रहे हैं। और एक अच्छा संकेत है कि हमारे खिलाड़ी जब सक्षम है और वो अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कुंबले ने अच्छे परिणाम दिए, रवि शास्त्री ने निश्चित तौर पर, भले टीम बहुत अच्छी थी हमारी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भूमिका को आप नकार नहीं सकते, उन्होंने अच्छे परिणाम दिए। और अब अगर हमें राहुल द्रविड़ जिस तरह से अगले साल हमें T20 विश्व कप में खेलना है, उसके बाद 2023 में वनडे विश्व कप हमारी सरजमी पर होगा, तो यहां पर अगर राहुल द्रविड़ हमें कुछ नए परिणाम दे जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि हमें लंबे समय तक के लिए वो एक कोच के रूप में मिल जाएंगे। जी हां, बिल्कुल। 2020 विश्व कप के बाद बीसीसीआई भारत के नए कोच का ऐलान करेगा और देखना होगा कि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बनते हैं तो उनकी टीम क्या होती है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की 2 नई टीमों का ऐलान कर दिया गया है। आरपी संजीव गोयंका ग्रुप ने लखनऊ की टीम को 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं सीबीसी कैपिटल ने 5,200 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की टीम खरीदी है। बीसीसीआई को दोनों टीमों से 12,000 करोड़ की कमाई हुई है, जो उम्मीद से बहुत अधिक है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि हम बेहद खुश हैं कि भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट हो चुके हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले मैच में चयन के लिए उपलब्ध होंगे। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले के दौरान पांड्या अपना कंधा चोटिल कर बैठे थे। इस मैच में फील्डिंग भी वो नहीं कर पाए थे, उनकी जगह ईशान किशन फील्डिंग करते नजर आए थे। टीम इंडिया को अगला मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से खेलना है। वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल धर्मेंद्र, हार्दिक पांड्या की क्या उपयोगिता है सिर्फ बतौर बल्लेबाज? मुझे लगता है कि उनको अगर एक विराट कोहली या रवि शास्त्री या टीम प्रबंधन अगर उनको देख रहा है 6 नंबर के बल्लेबाज के रूप में, तो सिर्फ इस लिहाज से देख रहा है कि ये डेथ ओवरों में लप्पेबाजी कर सकें, बड़े शॉट खेल सकें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको विशुद्ध बल्लेबाज के, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक समय स्थिति ऐसे आ गई कि हमारे 3 बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हो गए, और जो अभी हम बात कर रहे थे कि पारी संवारने वाली बात, आप हार्दिक पांड्या से उस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पारी संवारने का काम करें। ऐसे मौके के लिए आपको ईशान किशन जैसा एक बल्लेबाज चाहिए। सूर्य कुमार यादव अब हमारे पास है और हमारे पास लंबे शॉट खेलने के लिए ऋषभ पंत है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, अगर वो सिर्फ 2 ओवर भी कर लेते हैं तो उनकी काफी उपयोगिता साबित होगी। जब हमें 5 विशुद्ध गेंदबाजों के साथ खेलना ही है तो फिर मुझे
कहीं ना कहीं ये लगता है कि आजमाना चाहिए हमें ईशान किशन या किसी अन्य बल्लेबाज को, बजाय कि हम सिर्फ एक ध्यान दें कि हमें पंड्या को खिलाना ही खिलाना है। चलिए देखना होगा कि अगले मुकाबले में यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम प्रबंधन की क्या रणनीति रहती है। ईशान किशन या शार्दुल ठाकुर को मौका मिलता है या फिर हार्दिक पांड्या अपनी जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। बैडमिंटन की बात करें तो समीर वर्मा फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में समीर ने कोरिया के ली डोंग क्यून को 21-14, 21-12 से हराया। इस पूरे प्रतियोगिता पर पेश है मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। पांचवी वरीयता प्राप्त मलेशिया की चान पेंग सून और गोह लियू येंग की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 21-19, 21-19 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में कल किदाम्बी श्रीकांत का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के केंतो मोमोता से, परुपल्ली कश्यप का मुकाबला फ्रांस के ब्राइस लिवरडेस से होगा। वहीं सौरभ वर्मा और ब्राजील के येगोर कोएल्हो आमने सामने होंगे। एचएस प्रणॉय का सामना ताइपे के चाओ टिएन चेन से, जबकि लक्ष्य सेन वियतनाम के नट ग्वेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत डेनमार्क की जूली डावल जैक बसेन के साथ खेलकर करेंगी। ओलंपिक की 2 बार की पदक विजेता सिंधु पिछले सप्ताह डेनमार्क ओपन की क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। साइना नेहवाल पहले दौर में जापान की सकाया ताकाहाशी से खेलेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। उधर आईबा पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार शुरुआत की है। इस पर पेश है अतहर सईद की ये रिपोर्ट। रोहित मोर ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में आईबा पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीत के साथ आगाज किया। पहली बार इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में खेल रहे रोहित ने इक्वाडोर के जीन सेइसेडो को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से पराजित किया। 5 बार के एशियाई पदक विजेता शिव थापा 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत आज कीनिया के विक्टर ओनियाडेरा के खिलाफ करेंगे। थापा के अलावा 51 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई रजत पदक विजेता दीपक कुमार का सामना किर्गिस्तान के अजात उसेनालीव से। वहीं पहली बार खेल रहे गोविंद सहानी 48 किलोग्राम भार वर्ग में इक्वाडोर के बिली जो ओर्तिज से भिड़ेंगे। नरेंद्र 92 किलोग्राम से ज्यादा भार वर्ग में पोलैंड के ओस्कर सफारियान से खेलेंगे। एशियाई चैंपियन संजीत को 92 किलोग्राम भार वर्ग में और सचिन कुमार को 80 किलोग्राम भार वर्ग में पहले दौर में बाई मिली है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंजू रानी और एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता निखत जरीन राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड RSPB की ओर से खेल रही मंजू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब की मीनाक्षी को 5-0 से मात दी। तेलंगाना की जरीन ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में असम की बासु मैत्री को इसी अंतर से पराजित किया। तमिलनाडु की कलाइविनी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में हिमाचल की ज्योतिका को 5-0 से हराया। असम की जमुना बोरो ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तराखंड की गायत्री को 5-0 से शिकस्त दी। RSPB की शिक्षा ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में मौजूदा युवा विश्व चैंपियन मणिपुर की बेबी रोजी साना को 5-0 से मात दी। पूर्व विश्व चैंपियन रॉजर फेडरर ATP रैंकिंग में नीचे फिसल गए हैं। पिछले हफ्ते ही वो टॉप 10 से बाहर हुए थे। ATP की ताजा रैंकिंग में फेडरर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इटली के जैनिक सिनर ने लंबी छलांग लगाई है और वो करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रविवार को उन्होंने एंटवर्प में जीत हासिल की थी। ये इस सीजन में उनका चौथा खिताब था। इंडियन वेल्स चैंपियन कैमरून नॉरी करियर बेस्ट रैंकिंग 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं। नोवाक जोकोविच फिलहाल रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। यूएस ओपन चैंपियन रूस के डेनिल मेदवेदेव दूसरे स्थान पर हैं। स्टेफानोस सित्सिपास तीसरे, अलेक्जेंडर ज्वेरेव चौथे और राफेल नडाल 5वें स्थान पर बने हुए हैं। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है, 2 ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। लेकिन जो पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने डाला, धर्मेंद्र जी, वो मेडन था। मुझे याद आ रहा है जब 2020 विश्व कप की शुरुआत हुई थी तो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे शॉन पोलक और उन्होंने कहा था कि डॉट बॉल 2020 में गोल्ड मेडल से कम नहीं है। निश्चित तौर पर, और जिस हिसाब से अगर मेडन ओवर एक जाता है तो उससे टीम पर दबाव बढ़ता है। जी हां, बिल्कुल। और देखना होगा कि न्यूजीलैंड की टीम कैसे आगे बढ़ती है, कितना का टारगेट देती है और पाकिस्तान फिर उसको कैसे चेज करती है। धर्मेंद्र जी, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।